everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator, and I hope कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन है और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी. तो आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर उड़ान सीरीज, जिसमें हम क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम चैप्टर 1 से. और आपका कोई भी बैकलॉग रह गया है या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सो हियर इज द सॉल्यूशन. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम. तो आज इस सेशन में जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं इन वन शॉट इज द लिविंग वर्ड. तो हमारी क्लास 11 का ये बिल्कुल पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ड. सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा है, इसको जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से समझेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले बात करते हैं एक जरूरी चीज के बारे में, जो है कि अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए नीट यूजी सब्सक्रिप्शन. कोई भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वो आपको मिलेगा मात्र 4999 में एट 50% फ्लैट डिस्काउंट. एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल नवंबर 27. तो नवंबर 27 तक ये ऑफर है. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आपको यूज करना है कोड अनलॉक, या फिर आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज SN09. इट इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन. तो आपको कोई भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्लैट 50% डिस्काउंट में मिलेगा. सो जल्दी जल्दी जाना, वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना, और अगर आपको जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं एट 50% ऑफ. और अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सा बैच है, दैट इज फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच. तो इसमें आपकी तैयारी नीट 2025 में अभी सिर्फ 5 महीने रह गए, तो आपकी तैयारी को एकदम फास्ट ट्रैक वे में ये सारे एडुकेटर जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. आपको सिलेबस कंप्लीट तो होगा ही होगा लाइव लेक्चर्स के साथ, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेसिकली. तो ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है बाय नवंबर 30 ऑनवर्ड. 30 नवंबर के बाद से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है. इस पे भी आपको 50% डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड SN09. लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. देन नीट 2026 वाले बच्चों के लिए टीम टाइटंस के द्वारा है निम्बस प्रो रीलोडेड बैच, जिसके अंदर अगेन लाइव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, एंड इट इज एट 4999 ओनली एट 50% डिस्काउंट. यू कैन गेट दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड SN09. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. लिंक पे क्लिक करो और अपना कोर्स चूज करो. अब बात करते हैं हम हमारे चैप्टर द लिविंग वर्ड के बारे में. सबसे पहले देखो बच्चों, ये सोचो कि आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, अपनी बात आपको समझा रही हूँ, तो ये सारे कैरेक्टर क्या मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? ठीक है, अब मेरे हाथ में ये पेन है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ऐसी क्या चीज है? अब आप बोलोगे कि मैम साफ तो पता है कि हम लोग तो लिविंग है और ये पेन नॉन लिविंग है. ऐसा क्या है बच्चों जो इस पेन को नॉन लिविंग बनाता है पर हमें लिविंग बनाता है? कुछ तो ऐसे अलग कैरेक्टर्स होंगे ना. तो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर की एकदम इंट्रोडक्शन के बारे में, तो लाइफ जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना. हमारी बॉडी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों से बनी है. कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल से बने हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, जिससे क्या होता है, ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है. मतलब अब कोई तुम्हें एक डांट दे, तुम्हारे मम्मा या पापा, तो या तो तुम रोने लग जाओगे या गुस्सा हो जाओगे, है ना. तो कोई भी तुम्हें कुछ बोल रहा है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम्हारे गूज़बम्प्स खड़े हो जाएंगे. तो ये क्या है कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के लिए, अडेप्ट कर रहे हो. कहीं ये तो नहीं है कि आप ठंड एकदम आ जाती है तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है. अडेप्ट कर लेते हैं, है ना, एनवायरमेंट के लिए. तो रिप्रोडक्शन यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी जैसी और प्रोजेनी बना सकता है एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. क्लियर है इतना? तो ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से कैरेक्टर्स हैं बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो करते हैं, अपने आसपास जो भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्शियस हैं, वो उनको पता है कि आसपास क्या हो रहा है. तो ये सब क्या है, बेसिक फीचर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के. और यही चीजें नॉन लिविंग में नहीं होती है. अब सपोज इस पेन को मैं गिरा दूं, फेंक दूं, कुछ भी कर दूं, क्या इस पे कोई ये रिस्पॉन्स कर सकता है? लेकिन वहीं अगर आपको कोई डांट दे या आपका फ्रेंड आपको थप्पड़ मार के चला जाए तो आप रिस्पॉन्स करोगे, पर ये पेन नहीं कर सकता. तो इसीलिए ये क्या है, नॉन लिविंग है, हम क्या है, लिविंग है. क्लियर है? ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपने जैसी और कॉपीज बना सकते हैं. हम भी हैं, हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ और नेक्स्ट प्रोजेनी बनी. ठीक है. प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है. इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव
रिफ्लेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक बातें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि अब हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है। इट इज बेसिकली जितनी भी आपकी बॉडी में ऑल सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन की रिएक्शंस हैं, या फिर हमारे खाना जो हम खा रहे हैं ग्लूकोज से एनर्जी एटीपीज बन रहे हैं, वो सब रिएक्शंस क्या है, एक तरह से मेटाबॉलिज्म ही है। दे आर कंबाइनिंगली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी जो है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज किससे शुरू हुई है, सेल से बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। क्लियर। देन है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मींस कि हमें पता है हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के लिए। तो ये बेसिक फीचर हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अगर ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। बेसिकली जब हम छोटे हैं तो उससे हमारी हाइट एक एज तक बड़ी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है। बेसिकली बॉडी मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमारे सेल्स जो है वो कंटिन्यूली डिवाइड करते जाते हैं एंड ग्रोथ जो है वो होती है। प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलती है। ठीक है, मतलब अगर हम एनिमल्स की बात करें या फिर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी एज, हमारे अंदर जो ग्रोथ है, हमारी हाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है ना, उसके बाद जो है हाइट वो स्टेबल हो जाती है और इंक्रीज नहीं होती। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूअस लाइफ टाइम तक चलती रहती है, मतलब उसकी हाइट ग्रो होती रहती है, नए पत्ते जो हैं वो निकलते रहते हैं, लीव्स ग्रो होती हैं, उसकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करती रहती हैं। तो ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है प्लांट्स के अंदर टिल द लाइफ टाइम। जब तक वो प्लांट जिंदा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा किसी ना किसी तरीके से। लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है। हाँ, हमारे सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूली, जो पुराने सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, बट एज सच कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये है प्लांट्स और एनिमल्स में फर्क इन द केस ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज, साइज में इंक्रीज होना या फिर बॉडी मास में इंक्रीज होना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, सपोज अब मेरे पास कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसके ऊपर और मिट्टी डिपॉजिट होती जाए, एक्सटर्नली कोई और मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाए, तो ओवरऑल मैं देखूं उस पत्थर का साइज तो बड़ा हो गया। तो इस तरह तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं, साइज और मास तो उनका भी ग्रो हो गया। तो क्या मैं अब ऐसी ग्रोथ तो मुझे अगर नॉन लिविंग में देखने को मिल रही है तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि सिर्फ लिविंग में ही ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो इसीलिए हम ग्रोथ को कोई डिफाइनिंग खास फीचर नहीं बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। देन बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे और यंग वंस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम अपने पेरेंट्स से बने हैं तो वैसे ही बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे यंग वंस बनाते हैं। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, मतलब जिनमें एक ही सेल है। अब एक ही सेल है तो उस केस में कैसे होगी रिप्रोडक्शन, वो एक सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा और उससे बन जाएंगे 2 डॉटर सेल। मतलब ये एक पेरेंट सेल था, इसमें हुई डिवीजन, सेल डिवीजन हुई, 2 सेल बने, यानी 2 डॉटर सेल बोलेंगे। अब ये तो कुछ ग्रोथ जैसा ही है ना। हमने ग्रोथ में भी तो यही बोला था कि सेल डिवीजन होगी, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, यानी ग्रोथ। ठीक है, अब यूनिसेलुलर जिसमें सेल ही एक था, अब उसके लिए यही ग्रोथ है, यही रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है, उस केस में सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन हो रही है यूनिसेलुलर में। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, क्योंकि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस भी कैसे कर रहे हैं, सेल डिवीजन से, और ग्रोथ तो हमें पता ही है वो कैसे होती थी, इट अकर्स बाय सेल डिवीजन। क्लियर है। देन अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि मतलब वो लिविंग हैं पर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो मैम ये कैसी प्रॉपर्टी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है पर रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अब कुछ कपल ऐसे होते हैं बेटा जो रिप्रोड्यूस करना मतलब वो यंग वन प्रोड्यूस करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम मेडिकल इशू, हेल्थ इशू, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे कपल्स को हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल्स, यानी मेल या फिर फीमेल में कुछ ऐसा इशू
है कि वो रिप्रोड्यूस, अपने बच्चे को जन्म जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दे आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। तो ऐसे कपल क्या होते हैं? इनफर्टाइल। अब इस केस में अब वो है तो इंसान ही ना, है तो वो ह्यूमन बीइंग, बट उनके केस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये तो नहीं कि वो नॉन लिविंग है, दे आर लिविंग बट दे कांट रिप्रोड्यूस। अब उसी तरह हनी बीज के केस में हमें पता है कि हमारे पास क्वीन बी होती है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर बीज होती हैं। जो वर्कर बीज हैं बच्चे, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। सो इट मीन्स दैट वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां से ये पता लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सारे रिप्रोडक्शन नहीं करते, कुछ लिविंग भी ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये भी एक डेफिनेट कैरेक्टर नहीं मान सकते। क्लियर? तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सब मिला जुला के क्या है? मेटाबॉलिज्म है। एक फैंसी नाम दे दिया सारी केमिकल रिएक्शन को, जिसको बोल दिया मेटाबॉलिज्म। क्लियर? सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। डिफाइनिंग फीचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। वो खाना खा रहा है, उससे कैसे उसको एनर्जी मिल रही है, वेस्ट है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलती है। तो मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन हम उनको लैब में भी परफॉर्म करा सकते हैं बिना, अब सेल के अंदर होती हैं ये, पर सेल फ्री एनवायरनमेंट में भी हम उन रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली होती तो बॉडी के अंदर ही हैं, एज सच बाहर एनवायरनमेंट में नहीं होती, लेकिन हम उनको केमिकली परफॉर्म कर सकते हैं लैब्स के अंदर। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। तो अब हम जब इस रिएक्शन को बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो एक लिविंग सिस्टम है। वो रिएक्शन जो है वो लिविंग है, वो लिविंग सिस्टम में होती है, बट हम उसको बाहर परफॉर्म करा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल, हमने पढ़ा था कि बॉडी जो है वो किससे बनी है? सेल से। सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, मतलब द बेसिक यूनिट क्या है? इट इज द सेल। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल्स ही मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारा बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सेल है। सेल से ही शुरुआत हुई है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वी कैन सेंस द एनवायरमेंट एंड वी कैन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट, कि हम हमारे एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको सेंस कर पा रहे हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जो भी एनवायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिल रहा है हम उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर बहुत ठंड है हमारे गूज बम्स हो जाएंगे, है ना, और अगर बहुत गर्मी है हमें स्वेटिंग होगी, किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए तो हाथ एकदम से पीछे कर लेंगे। तो मतलब जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज है उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। एंड कैसे स्टिम्युलाई हो सकते हैं एक्सटर्नल? लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। देन है ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग सो दैट इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल कैन सेंस देयर एनवायरमेंट। वो अपने एनवायरमेंट को समझते हैं, अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। इसीलिए इस चीज को, कॉन्शियसनेस को या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिसको सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो अपने बारे में भी कॉन्शियस है, अवेयर है, ठीक है, जिसको अपने बॉडी के बारे में भी सूझबूझ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमारा पूरा जो वर्ड है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ इससे एसोसिएटेड हम टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर, कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका नंबर क्या है, उनकी टाइप क्या है। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कितने टाइप के हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। कितने हैं टोटल? अभी तक जो नंबर हमें पता है वो कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। अब
टर्म्स की कुछ टर्म्स हैं, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, करेक्टराइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके करेक्टर्स की स्टडी करना, उसके करेक्टर्स को जानना, देन उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको नाम देना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें आती हैं, टेक्सोनॉमी में। देन हमारे पास एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स जो है वो कुछ अलग है। सिस्टमैटिक्स में हम एवोल्यूशनरी स्टडी भी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि उसके एवोल्यूशनरी लिंक्स, रिलेशनशिप्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, इसका पहले मतलब इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या लिंक हो सकता है, हम वो चीज स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स में। तो ये क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जिसमें ऐसा अरेंजमेंट जो किस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे लिंक्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब मेरे दादा के भाई का बेटा, ये ऐसे ऐसे, तो मतलब एवोल्यूशनरी लिंक क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सिस्टम एंड नेचर एक बुक का नाम है जो किसने लिखी थी, लीनियस ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीनियस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचर। क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी में जो हमने अलग अलग प्रोसेसेस पढ़े, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं करेक्टराइजेशन की, तो करेक्टराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमें करेक्टर्स को स्टडी करना है। तो बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल करेक्टर्स की ही स्टडी करेंगे इसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जो भी बाहर से मॉर्फोलॉजी और अंदर एनाटॉमी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। बाहर से कोई चीज कैसे दिख रही है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कैसी हैबिटेट है, बेसिक फीचर जो है उनको जानना। देन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अब सपोज किसी को कोई ऑर्गेनिज्म मिला, सपोज एक फ्लावर मिला, मैं उसको पहले आइडेंटिफाई करूंगी कि ये कौन सा फ्लावर है। मतलब अगर मान लो कोई मुझे फूल मिला जिसके रेड पेटल्स हैं, ग्रीन सेपल्स हैं। अब रेड पेटल्स तो रोज में भी हो सकते हैं, चाइना रोज में भी हो सकते हैं, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि ये रोज है या चाइना रोज है। देन मैं उसको क्लासिफाई करूंगी कि अगर ये रोज भी है तो रोज की कौन सी स्पीशीज है। सारे अब रोज एक जैसे तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं, कोई अलग स्पीशीज हो सकती है। तो देन मैं उसको क्लासिफाई करूंगी अलग अलग कैटेगरी में। क्लियर है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग, नाम रख देना। सपोज हमारे इंडिया में कोई स्पीशीज मिली, इंडिया वालों ने उसका नाम रख दिया XYZ, ठीक है। अमेरिका में वही सेम स्पीशीज मिली, अमेरिका वालों ने उसका नाम रख दिया ABC, सपोज, है ना। अब इंडिया और अमेरिका वालों को आपस में बात करनी है उस स्पीशीज के बारे में। इंडिया वाले बोलते रहेंगे उसका नाम तो XYZ है, XYZ है, वो कहेंगे भी ये किसकी बात कर रहा है, हमें हमें तो पता ही नहीं है, हमारी तो ABC है। तो मतलब सेम नाम होना बहुत जरूरी है, ताकि यूनिवर्सली मतलब ग्लोबली सेम ही नाम हो, ताकि किसी को भी कहीं पे भी उस स्पीशीज के बारे में बात करनी है तो एटलीस्ट दे शुड हैव वन नेम, जिससे उस स्पीशीज को सभी लोग जानते हो। ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत पड़ी कि एक ही नाम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जब भी कोई किसी से बात करे उसके बारे में। तो इसी प्रोसेस को, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, की मतलब एक प्रॉपर मेथड बना दिया कि ऐसा नाम रखना है और एक ही नाम रखना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नेम होगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और ये क्या होगा, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही साइंटिफिक नेम चलेगा। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स। अब इस सिस्टम में, नेमिंग का जो सिस्टम था उसमें क्या किया गया, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखे गए, मतलब एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। जैसे हम रखते हैं, एक हमारा फर्स्ट नेम होता है देन हमारा सरनेम होता है, कुछ वैसा ही इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। क्या किया, दो नाम रख दिए। पहला नाम जो था वो उसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नाम उसकी स्पीशीज। ये सब टर्म्स पढ़ेंगे हम आराम से। दो कंपोनेंट्स आए, अब दो नाम, क्योंकि वो एक नाम में दो नाम है। अब सपोज किसी का नाम है अरविंद कुमार, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो मतलब उसमें दो नाम इंक्लूडेड हैं। उसी तरह के सिस्टम को इस केस में अडॉप्ट किया गया, और इस सिस्टम को क्या बोला गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जब एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट हैं, सिंस इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू पार्ट्स, इट इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है। तो अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि मैंगो का नाम रखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगो का नाम क्या रखा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। अब जो पहला वर्ड है, पहला नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका
जीनस। दूसरा नाम है वो इसकी स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा। अब जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, पढ़ेंगे एक बार, ये जान लो, ठीक है। तो दो नाम है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। ये सिस्टम किसने दिया, किसने इंट्रोड्यूस किया, दिस वाज गिवन बाय लीनियस। तो लीनियस महाराज जिन्होंने किताब लिखी थी सिस्टमा नेचर, उन्हीं ने क्या दिया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है। अब प्लांट्स के लिए जो रूल्स बनाए गए कि कैसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, वो किस में आते हैं, botanical names are based on rules in International Code of Botanical Nomenclature ICBN। ICBN में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में रूल्स दिए हुए हैं कि प्लांट्स के जो नाम है वो किस बेसिस पे रखे जाएंगे। अब ये तो प्लांट्स की बात हो गई, तो उसी तरह एनिमल्स के लिए भी है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ठीक है, तो उसमें क्या है, एनिमल्स की नेमिंग के रूल्स दिए हैं, तो ICBN एंड ICZN। क्लियर है जी। चलिए अब हम बात करेंगे कि रूल्स, नाम रखना है, दो कंपोनेंट्स वाला नाम रखना है, रूल्स क्या होंगे उसके, कैसे रखा जाए नाम। तो सबसे पहले तो जो भी नाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, लैटिन लैंग्वेज में। अब लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, जो कि कहीं यूज नहीं होती है और मॉडिफाई नहीं की जा सकती। तो मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो मॉडिफाई नहीं की जाएगी, उसमें रखा जाएगा नाम। तो कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। अब जब हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में टाइप कर रहे हैं नाम को, सपोज मुझे मेंजीफेरा इंडिका मैं टाइप करके लिख रही हूँ, तो मैं उसका फॉन्ट स्टाइल क्या रखूंगी, इटैलिक्स। कैसे लिखूंगी मैं उस नाम को, इटैलिक्स में। अगर मुझे उसी को हाथ से लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा, तो मैंने क्या किया, उसको अंडरलाइन किया। दोनों नामों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया था। क्लियर। तो मतलब अगर हम उसको टाइप फॉर्म में लिख रहे हैं तो मुझे इटैलिक्स में, वो जो टेढ़े टेढ़े लिखते हैं ना ऐसे, ये वाला जो स्लाइटली स्लैंटेड सा फॉन्ट होता है, उसमें आपको लिखना है। और अगर आप हाथों से लिख रहे हैं अपने नोटबुक पे, अभी अगर आप नोटबुक पे पेन से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अगर हम उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करना है सेपरेटली दोनों नामों को। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम है, जीनस का नेम जेनेरिक नेम। सेकंड वाला जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी स्पीशीज को, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है। देन एग्जांपल आ गई, जैसे हमने मेंजीफेरा इंडिका मैंगो किया था, वैसे ही होमो सेपियंस हमारा नाम है, साइंटिफिक नाम है हमारा, है ना। अब किसी का नाम अगर अरविंद है, राहुल है, कुछ भी है, पर उसका साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियन। तुम्हारे जो भी नाम है वो तुम्हारे घर में है, बाहर साइंस की दुनिया में तुम्हारा नाम क्या है, होमो सेपियन। ठीक है। होमो सेपियन में होमो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीनस को, और सेपियंस जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्पीशीज को, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है वो। अब जीनस का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि इस होमो में H कैपिटल है। क्लियर। और स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो कैसा रहेगा, स्मॉल। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में भी बच्चों देख सकते हो, होमो सेपियंस में ये H कैपिटल था, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज जो है वो स्मॉल लेटर। क्लियर। अब नेम ऑफ ऑथर, अब सपोज किसी ऑथर ने बताया, जिसने बताया कि इसका नाम मेंजीफेरा इंडिका हो, अब उसका नाम भी बीच में आओ, उसको भी थोड़ा क्रेडिट दो। तो सपोज लीनियस ने नाम दिया मेंजीफेरा इंडिका, अब उसके नाम को भी इसके नाम के साथ फिट कर दो। सपोज तुम्हारा नाम है मान लो अरविंद कुमार, ठीक है। अब अरविंद कुमार का नाम रखा उसके पापा ने, पापा का नाम था सपोज राम, अब राम का नाम भी अरविंद कुमार के पीछे लगाया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। राम तो चलो है ही छोटा नाम, सपोज रामचंद्र था तो राम लगा देंगे। क्लियर। तो इसी तरह मेंजीफेरा इंडिका ऑर्गेनिज्म का नाम है, यानी प्लांट का नाम है, उसका नाम रखा लीनियस ने, तो लीनियस का नाम भी उसके पीछे आएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में पीछे लीनियस भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेंजीफेरा इंडिका के पीछे हम क्या लिखेंगे, LINN, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि मेंजीफेरा नाम, मेंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो किसने दिया, लीनियस ने दिया। क्लियर। चलिए ये थे कि रूल्स जो है वो कैसे होने चाहिए नाम रखने के लिए। अब बारी आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, कि मतलब मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिले, मुझे उसको कैटेगरी में, अब सपोज मैं आपको पेन दे दूं, कुछ मिक्स करके पेन दे दिए, रेड ब्लैक ब्लू इस तरह से, अब मैं आपको बोलूंगी इनको कैटेगरीज में डाल दो, तो आप कैटेगराइजेशन कैसे करोगे, पहले रेड कलर के एक तरफ, ब्लैक एक तरफ, ब्लू एक तरफ, ग्रीन एक तरफ, उनको आपने सेपरेट कैटेगरीज में डाल दिया। देन आप देखोगे कि कौन सी कंपनी के हैं, है ना, फिर कंपनी के बेसिस पे उनको सेपरेट करोगे, बटरफ्लो वाला एक तरफ कर दोगे, सेलो वाला एक तरफ कर दोगे, तो उस हिसाब से आप कैटेगराइजेशन करते जाओगे। इसी तरह सपोज एक क्लास में टीचर ने बच्चों के बीच, बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो पहले गर्ल्स एक कैटेगरी में हो
जाओ, बॉयज एक कैटेगरी में हो जाओ। फिर उन गर्ल्स में से जिन गर्ल्स के बाल लंबे हैं वो एक कैटेगरी में हो जाओ, जो छोटे बालों वाली हैं वो एक कैटेगरी। मतलब इसी तरह हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते जाएंगे। तो अब गर्ल्स की एक पूरी बड़ी कैटेगरी, उसमें से भी आगे दो कैटेगरीज बन गई, लंबे बालों वाली, छोटे बालों वाली। तो इसी तरह मतलब आगे आगे क्या डिवीजन होती जाएगी, सब डिविजन बनती जाएंगी, मतलब कैटेगरीज और बनती जाएंगी। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम बात करें अगर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, तो क्लासिफिकेशन, जब हम अभी हमने क्या किया, क्लासिफाई ही तो किया, कैटेगराइज किया। Classification involves hierarchy of steps in which each step represent a taxonomic rank और category। अब जैसे पूरी गर्ल्स की एक कैटेगरी, फिर छोटे बालों वाली की एक कैटेगरी, लंबे बालों वाली की, ये है क्या स्टेप वाइज है। पहले ऊपर क्या था, बड़ी कैटेगरी ऑल गर्ल्स, देन छोटी कैटेगरीज, मतलब ये दोनों ही कैटेगरीज हैं पर इनका रैंक क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है, हर स्टेप पे क्या है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्सोनोमिक हायरार्की। सारी कैटेगरीज को हम मिला के हमारे पास ये है टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑर्गेनिज्म। अब वो क्लास वाले एग्जाम्पल छोड़ो, अब आते हैं हम बायोलॉजी पे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी है किंगडम। ठीक है, किंगडम में आ जाएंगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। सपोज एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स हैं। अब उनमें से ये तो नहीं है कि सारे लायन हैं, सारे टाइगर हैं, सारे डॉग्स हैं, अलग अलग एनिमल हैं। डॉग में भी अलग वेराइटी है, कितनी सारी स्पीशीज हैं अलग अलग। तो मतलब हमें कैटेगराइजेशन की जरूरत है, तो इसीलिए अलग अलग स्टेप प्रॉपर, ये इतने हमारे पास स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे एक कैटेगरी है। ठीक है, इस सारी कैटेगरीज को मिला के क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब a group of organism occupying a particular category is called a taxon। मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, हम उसको क्या बोलेंगे, टैक्सा या फिर टैक्सन। प्लूरल में टैक्सा बोलेंगे, सिंगुलर में टैक्सन बोलेंगे, सेम चीज है। एग्जाम्पल क्लास ममेलिया। ईच कैटेगरी और टैक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं क्लास ममेलिया की। अब क्लास ममेलिया की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे, उन ऑर्डर्स में आगे बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग जीनस आ जाएंगे। तो इसी तरह आगे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है। अब हम एक एक कैटेगरी, सबसे पहले हमारे पास आती है सबसे स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी है वो है स्पीशीज। स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, तो सबसे बिगेस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम। अब सपोज मेरे पास पोटैटो है। ठीक है, पोटैटो जो है आपस में सब सिमिलर हैं, वो एक स्पीशीज में आते हैं। अब ब्रिंजल जो है, अब स्पीशीज जो है किसके अंडर आ रही है, जीनस के अंडर। अब जीनस पोटैटो और ब्रिंजल का जीनस जो है वो सेम है, वो पोटैटो डिफरेंट है, ब्रिंजल डिफरेंट है, पर वो एक ही जीनस के अंडर आते हैं। अब सारे पोटैटोस जो है वो तो आपस में सिमिलर है, एक स्पीशीज है ना, आपस में क्या है, सिमिलर है। ब्रिंजल ब्रिंजल आपस में सिमिलर है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। स्पीशीज के सबसे लोएस्ट कैटेगरी में क्या है, सिमिलैरिटी की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। जैसे जैसे हम हायर द कैटेगरी की तरफ जाएंगे, हमारे पास लेवल ऑफ सिमिलैरिटी कम हो जाएगी। किंगडम में एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, लिविंग है दोनों, बट प्लांट्स और एनिमल्स में कितना मेजर डिफरेंस है। तो मतलब जैसे ही हम हायर द कैटेगरी की तरफ गए, हमारा जो रेट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ करेक्टर्स है, करेक्टर्स के बीच में, फीचर्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो कम होती जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो करेक्टर्स में सिमिलैरिटी है वो कम होगी या सेम रहेगी या इंक्रीज होगी। तो आपका आंसर है कि जब हम हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे, हायर रैंक की तरफ जाएंगे, तो सिमिलैरिटीज जो है वो कम होंगी। ऑलवेज करेक्टर्स के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो कम होती जाएगी व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। क्लियर है इतना। चलिए अब हम एक एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे अलग से। सबसे पहले बात करें अगर स्पीशीज के बारे में, स्पीशीज में हमें पता है कि जो भी क्लोजली, सबसे क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे पोटैटो की बात की, तो सारे क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही स्पीशीज में डाल दिए जाएंगे। अब एक स्पीशीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल, यानी आगे वो भी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सपोज अगर होमोसेपियंस है, हमारी सेपियंस हमारी स्पीशीज है, तो इस सेपियंस स्पीशीज वाले जितने भी हम सारे हैं, वी ऑल कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड हम क्या बना सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। और स्पीशीज क्या है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। देन आता है हमारे पास जीनस। अब स्पीशीज से ऊपर क्या था, जीनस, यानी जीनस के अंदर क्या आएंगी, बहुत सारी स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है जीनस। जीनस में क्या आई, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज।
ठीक है। अब पोटैटो जो मैंने बताया था कि अलग स्पीशीज है, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल जो है वो अलग अलग स्पीशीज हैं, पर वो सेम जीनस के अंडर आती हैं, जिसका नाम क्या है, सोलेनम। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल जो है वो सेम ही जीनस के अंदर आते हैं और उस जीनस का नाम है सोलेनम। उसी तरह हमारे पास लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं। लायन जो है वो लियो है उसकी स्पीशीज, जो लेपर्ड है उसकी स्पीशीज है पार्डस, टाइगर की स्पीशीज है टिग्रिस, पर ये तीनों सेम जीनस में आते हैं जिसका नाम है पेंथेरा। पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पार्डस। पेंथेरा क्या है, जीनस है, तो मतलब सेम जीनस के अंडर आते हैं ये सारे। ठीक है। अब ये जो जीनस है पेंथेरा जीनस, ये एक और जीनस है जिसका नाम है फेलिस। फेलिस जो है उसके अंदर आती है सारी कैट्स। पेंथेरा जो जीनस है उसके अंदर आते हैं लाइन, टाइगर, लेपर्ड। ठीक है, तो ये जीनस दोनों क्या है, सेपरेट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंगो, मैंगो का जीनस है मेंजीफेरा और उसकी स्पीशीज क्या है, इंडिका। ठीक है, उसी तरह हमारे पास पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। नाइट शेड, इट ऑल्सो लुक लाइक अ ब्रिंजल, उसका जीनस है सोलेनम, स्पीशीज नाइग्रम। टोमेटो जो है सोलेनम जीनस है एंड इसकी स्पीशीज है हमारे पास लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम स्पीशीज ऑफ टोमेटो। देन हमारे पास अगर अब ये तीनों ब्रिंजल की बात करें, सोलेनम, मेलनजेना। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चारों स्पीशीज हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, नाइटशेड, ये सब सेम जीनस में आते हैं, यानी सोलेनम में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लियो, टाइगर, पार्डस, यानी कि स्पीशीज है ये लायन, टाइगर और लायन, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों सेम जीनस में आते हैं, यानी पेंथेरा में। जो हमारे पास सेपियंस हमारी स्पीशीज है वो किस जीनस में आती है, होमो। होमो सेपियंस, होमो हमारा जीनस है, स्पीशीज जो है हमारी क्या है, सेपियंस। क्लियर है। देन ये हमने बात कर ली स्पीशीज और जीनस के बारे में। अब बारी आती है फैमिली की। जीनस के ऊपर आती है फैमिली, यानी फैमिली में क्या आएंगे, बहुत सारे जीनस। अब इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, जेनेरा यानी कि जीनस। उस जैसे कि फैमिली सोलेनेसी में ये सोलेनम वाला जीनस तो आता ही आता है, इसके साथ पिटूनिया एंड दतूरा जीनस, ये सारे सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों जीनस हैं जो किस फैमिली में आती हैं, सोलेनेसी। मतलब एक ही फैमिली में अलग अलग जीनस, मतलब एक फैमिली में क्या है, बहुत सारे जीनस आएंगे। उसी तरह फैमिली फैलिडे, फैलिडे में क्या आएगा, जीनस। अब हमने किया था कि फैलिस जीनस कैट्स का है, पैंथेरा जीनस किसके लिए, लाइन, टाइगर एंड लेपर्ड के लिए। अब फैलिस और पैंथेरा जीनस दो अलग जीनस हैं, पर वो सेम फैमिली के अंडर आते हैं, जिसका नाम है फैलिडे। जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस दोनों किसके अंडर आएंगे, फैमिली फैलिडे के अंदर। अब फैमिली से जो ऊपर है वो क्या होता है, ऑर्डर, मतलब ग्रुप ऑफ काफी सारी फैमिलीज। ठीक है, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑर्डर पॉलीमोनेल्स। पॉलीमोनेल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर आएंगे अलग अलग फैमिली, जैसे कि सोलेनेसी, कॉन्वोवलेसी। अब ये जो दोनों फैमिलीज हैं वो एक ही ऑर्डर के अंडर आ रही हैं, दैट इज पॉलीमोनेल्स। सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी जो हैं दो अलग अलग फैमिलीज हैं। ऊपर हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी, उसी की तरह एक और फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। वो दोनों फैमिलीज एक ही ऑर्डर के अंदर आती हैं, जिसका नाम है पॉलीमोनेल्स। ठीक है, उसी तरह अभी हमने फैमिली पढ़ी फैलिडे। ठीक है, उसी तरह एक और फैमिली है जिसका नाम है कैनिडे, जिसमें डॉग्स पढ़ेंगे हम। अब ये दोनों फैमिलीज एक ही ऑर्डर के अंदर आती हैं, जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोर्स का एक अलग ऑर्डर है जिसके अंदर फैलिडे एंड कैनिडे दो फैमिलीज आती हैं। तो मतलब स्पीशीज का ग्रुप था जीनस, काफी सारे जीनस का ग्रुप बना फैमिली, एंड काफी सारी फैमिलीज का ग्रुप बना ऑर्डर। अब काफी सारे ऑर्डर जो हैं वो एक ही क्लास में आएंगे। देन हमारे पास क्या आ रही है, क्लास, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि हमारे पास है क्लास मैमेलिया। अब इस क्लास मैमेलिया के अंदर अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे, जैसे कि प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। अभी हमने एक ऑर्डर पढ़ा था कार्निवोरा, इसके साथ एक और ऑर्डर प्राइमेटा, वो किस में आता है, मैमेलिया क्लास में ही आते हैं ये दोनों ऑर्डर्स। तो मतलब क्लास में क्या है, अलग अलग ऑर्डर्स आ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम। फाइलम में क्या आएंगे, अलग अलग क्लासेस, जैसे ये क्लास थी मैमेलिया, अब इसके साथ कोई और क्लास भी किस सेम ऑर्डर में आ जाएगी। जैसे ये क्लास थी मैमेलिया, इसके जैसी कोई और क्लास जो है वो किसके अंदर आएंगी, सेम फाइलम में। अब फाइलम जो वर्ड है वो यूज होगा एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के केस में हम यूज करेंगे डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास थी क्लास, अरे
मेमेलिया। उसी तरह क्लास एव्स बर्ड्स के लिए है क्लास एव्स, मैमल्स की होती है क्लास मेमेलिया, रेप्टाइल्स की क्लास रेप्टिलिया, उसी तरह एम्फीबियंस की क्लास एम्फीबिया। ये सारी क्लासेस जो हैं वो एक ही फाइलम में आती हैं, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में ये सारी क्लासेस आएंगी। देन सारे जो फाइलम हैं वो एक किंगडम में आएंगे। किंगडम हमारे पास है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो प्लांट के जितने भी डिविजन्स हैं वो आएंगे प्लांट किंगडम में, एनिमल्स के जितने भी फाइलम हैं वो किस में आएंगे, एनिमल किंगडम में। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब किंगडम में क्या आएगा, सारे फाइलम्स आएंगे, फाइलम का ग्रुप होगा किंगडम। तो किंगडम क्या है, इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला। फाइला इज प्लूरल फॉर फाइलम, जितने भी अलग अलग फाइलम हैं जिनको कंबाइनिंगली क्या बोला, फाइला, वो सब क्या आएंगे, एक ही किंगडम में आएंगे। तो इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। अब बताओ कि हाईएस्ट कैटेगरी है तो इनमें सिमिलैरिटीज की जो डिग्री है वो कम होगी, ज्यादा होगी, कितनी सिमिलैरिटीज होंगी। तो जैसे कि हमारे पास है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स वाले फाइला आ जाएंगे, प्लांटे में प्लांट वाले डिविजन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, किंगडम है, जो कि है हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है, किंगडम जो है वो क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये एक टेबल है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पूरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले हमारे पास मैन, ह्यूमन की बात की है। मैन का जो बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस है तो इसमें जीनस क्या हुआ और स्पीशीज क्या हुई, स्पीशीज है सेपियंस, जीनस है होमो। तो हम स्पीशीज से किंगडम लिख रहे हैं तो स्पीशीज है सेपियंस, जीनस है होमो। हमारी फैमिली क्या है, जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली। फैमिली है हमारी होमोनिडे। ह्यूमंस जो है वो किस फैमिली को, यानी होमोसेपियंस जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, होमिनिडे। होमिनिडे इज फैमिली ऑफ होमोसेपियंस। अब होमिनिडे फैमिली जो है वो किस ऑर्डर में आएगी, इट कम्स अंडर ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा जो है वो ऑर्डर किस क्लास में आता था, क्लास मेमेलिया। मेमेलिया किस फाइलम में आती थी, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा हमें पता है एनिमल किंगडम में आता है। क्लियर है। तो उसी तरह हम पढ़ेंगे अब हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका मतलब स्पीशीज क्या हुई, डोमेस्टिका, जीनस क्या हुआ, मस्का। ठीक है, डोमेस्टिका स्पीशीज, जीनस मस्का, फैमिली इसकी क्या है, मस्कीडे, फैमिली इज मस्कीडे। देन हमारे पास आता है ऑर्डर, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा। ठीक है, डिप्टेरा का मतलब होता है जिसके पास दो विंग्स हैं, वन पेयर ऑफ विंग्स, दो विंग्स मतलब डिप्टेरा। देन है क्लास इंसेक्टा, एक तरह का इंसेक्टा, किस क्लास से आया, इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लास किस फाइलम में आती है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं, यानी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन है मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हमें पता है, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका यानी कि स्पीशीज इंडिका, जीनस मेंजीफेरा। अब मैंगो जो है यानी मेंजीफेरा इंडिका, उसकी फैमिली क्या है, एनारकार्डिएसी, फैमिली है एनाकार्डिएसी। देन उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेपिनडेल्स, ऑर्डर इज सेपिनडेल्स। उसकी क्लास है डाइकोटिलेडने, यानी कि इसका जो सीड है उसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे, क्या है, डाइकोटिलेडने। एंड इसका डिवीजन क्या है, प्लांट्स के केस में क्या बोलना है, डिवीजन, फाइलम नहीं बोलना, डिवीजन बोलना है। डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मे। फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी से आता है, एंजियोस्पर्म है, तो डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मे। किंगडम हमें पता है कि किंगडम क्या है, प्लांटे। देन है हमारे पास लास्ट में वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है, अरे वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, यानी स्पीशीज क्या हुई, एस्टाइवम, जीनस है ट्रिटिकम। अब इसकी फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलेडने, एंड अगेन इसका जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी, एंड किंगडम इज प्लांटे। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आया। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैच द कॉलम्स आ सकते हैं कि हाँ जी हाउस फ्लाई का बताओ, जीनस क्या है इनमें से। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है, सबके साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, उसकी फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, ये सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका चैप्टर 1 है उसमें से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया। कोई भी आपका डाउट हो तो यू ऑल कैन कॉमेंट डाउन, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा बैच है, निम्बस अर्ली अचीवर बैच।
अगर आप अर्ली अचीवर हैं और आप नीट यूजी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए है निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जो कि लाइव है, यानी कि बैच स्टार्ट हो चुका है, आपने देर कर दी, जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी, मॉक टेस्ट ढेर सारे लगेंगे, ये सारे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, गाइडेंस देंगे, आपकी नीट यूजी 2027 की तैयारी को एकदम सुपर डुपर हिट बना देंगे। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सो दैट आपको हर अपडेट का पता चलता रहे। एंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल नीट नोवा बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।